कभी ऐसी माँ देखी है जो अपनी ही बेटी को थैंक्स गिविंग डिनर में आने से मना कर दे। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बस वजह इतनी सी थी कि बेटी की जॉब इतनी प्रेस्टिजियस नहीं थी कि गेस्ट्स के सामने उसकी शेखी बघारी जा सके। हॉलिडे से ठीक 5 दिन पहले मेरी मदर का कॉल आया, सीधा और सपाट मैसेज, तेरी सिस्टर अपने अमीर बॉयफ्रेंड को फैमिली से मिलाने ला रही है, वो तुझे वहाँ नहीं चाहती, तेरी ये ब्लू कॉलर टीचिंग जॉब उसे एम्बैरस कर देगी। मैंने बस इतना कहा, आई अंडरस्टैंड, और फोन कट कर दिया। लेकिन मेरी फैमिली को एक बात नहीं पता थी, जिस $15 मिलियन की इनहेरिटेंस पर मेरी वो परफेक्ट सिस्टर अपनी ड्रीम वेडिंग के सपने सजा रही थी, उसका कंट्रोल पिछले कुछ समय से चुपचाप मेरे ही पास था। और जब 5 दिन बाद ट्रूथ उनके सामने आया और वो पैनिक में बदहवास होकर मेरा दूर खटखटाने पहुंचे, तो टेबल्स ऐसी पलटीन कि हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरा नाम थोरा मिचेल है, आगे 32 ईयर्स, और ये मेरी स्टोरी है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। कॉल संडे नवंबर 24 को ठीक शाम के 6:47 पर आया था। मुझे टाइम अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव एरा पर पेपर्स ग्रेड कर रही थी। मार्कस थॉम्पसन नाम के स्टूडेंट ने लेबर रिफॉर्म पर इतना एक्सीलेंट एनालिसिस लिखा था कि मैं उसकी तारीफ ही लिख रही थी। आयरनी देखिए, एक तरफ तो मैं वर्कर्स राइट्स पर लिखे स्टूडेंट के काम को सेलिब्रेट कर रही थी और दूसरी तरफ मेरी अपनी फैमिली मुझे ये रिमाइंड कराने वाली थी कि उनकी हायरार्की में मेरी क्या पोजीशन है। थोड़ा, मेरी मदर बोली, वही जानी पहचानी वॉइस, ऊपर से फोर्स्ड वार्मथ लेकिन अंदर से वही पुरानी स्टील। हमें थैंक्स गिविंग के बारे में टॉक करनी है। मैंने अपना रेड पेन नीचे रख दिया। मिचेल फैमिली में वी नीड टू टॉक का मतलब कभी गुड न्यूज नहीं होता था। क्या बात है मॉम? वेल, वो रुकी। वो एक ऐसा पॉज था जो किसी अटैक से पहले अक्सर आता है। विवियन इस बार डरक को फैमिली से मिलाने ला रही है। तुम तो जानती ही हो ये कितना इम्पोर्टेंट है। डरक हार्टवेल। पिछले 3 मंथ्स में ये नेम मैं लगभग 400 टाइम्स सुन चुकी थी। हार्टवेल कैपिटल का सीईओ, वो प्राइवेट इक्विटी फंड जो $400 मिलियन से ज्यादा मैनेज करता था। विवियन की नजरों में वो उस लक्सूरियस लाइफ का टिकट था जो उसे लगता था कि वो डिजर्व करती है। दैट्स ग्रेट, मैंने कहा, और मैं सच कह रही थी। सब कुछ होने के बावजूद मैं अपनी सिस्टर की खुशी चाहती थी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। फिर एक पॉज आया, इस बार थोड़ा लॉन्गर। एक्चुअली वही तो डिस्कस करना था। विवियन को लगता है, वेल, शी थिंक्स कि इस बार तुम्हारा वहाँ ना होना ही बेटर होगा। वो वर्ड्स ठहरे हुए पानी में स्टोन्स की तरह गिरे। मेरे चेस्ट में एक पुरानी जानी पहचानी ठिठुरन फैल गई। आई एम सॉरी, पर्सनल मत लो थोड़ा। बात बस इतनी है कि डारक एक बहुत पर्टिकुलर वर्ल्ड से आता है, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और तुम्हारा, वो सही वर्ड ढूंढ रही थी। हालांकि हम दोनों जानते थे कि शब्द उन्हें मिल चुका है, तुम्हारा करियर चॉइस। इससे गलत मैसेज जा सकता है, मेरा करियर चॉइस। जैसे मैं गलती से टीचिंग में आ गई हूँ, बजाय इसके कि मैंने ग्रेड स्कूल की फीस देने के लिए 2 जॉब्स करके अपनी सर्टिफिकेशन के लिए फाइट की थी। मॉम, मेरे पास एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री है, मैं 10 ईयर्स से टीच कर रही हूँ। एग्जैक्टली, उनकी टोन अचानक बदल गई, मानो मैंने ही उनका पॉइंट प्रूव कर दिया हो। 10 ईयर्स और तुम कमा क्या रही हो? वही 50,000। 58, मैंने कहा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लेजर में ये नंबर हमेशा बहुत छोटा ही रहना था। विवियन अब मार्केटिंग डायरेक्टर है। वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के साथ काम करती है। उसे डारक को दिखाना है कि मिचेल फैमिली उसकी वर्ल्ड के कंपैटिबल है। मुझे पिछला थैंक्स गिविंग याद आ गया, जब मॉम ने अपनी बुक क्लब के हेंडरसन से मेरा इंट्रोडक्शन कराया था। दिस इज थोरा, माई ओल्डर डॉटर, शी टीचेस। उस पॉज में एक अनस्पोकन डिसअपॉइंटमेंट छुपा था, और फिर विवियन का टर्न आते ही उनकी वॉइस गर्व से भर जाती थी। एंड विवियन इज इन कॉर्पोरेट मार्केटिंग। मुझे 3 मंथ्स पहले का वो ईमेल भी याद आया, जब उन्होंने विवियन की एंगेजमेंट पार्टी के लिए मुझसे कंट्रीब्यूशन मांगा था। चूंकि तुम्हारी अपनी कोई फैमिली नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो तुम थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हो। $3,000 से फ्लावर्स और वेन्यू का कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। मैंने उसी दिन बिना एक वर्ड बोले मनी ट्रांसफर कर दिया था। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के अनुसार टीचर्स कंपैरेबल कॉलेज एजुकेटेड प्रोफेशनल से 26.4% कम अर्न करते हैं।
मुझे ये स्टैटिस्टिक बाय हार्ट याद था, इसलिए नहीं कि मैं विक्टिम फील करती थी, बल्कि इसलिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिस्टेमिक इनइक्विटीज के बारे में पढ़ाती थी कि सोसाइटी कैसे तय करती है कि किस वर्क की क्या वैल्यू है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं खुद अपने घर में एक केस स्टडी बन जाऊंगी। मॉम, मैंने ध्यान से कहा, मैं डिनर के बाद आ सकती हूँ, बस हेलो कहने और डायरेक्ट से मिलने। विवियन वेरी क्लियर थी। मॉम की वॉइस हार्ड हो गई। वो तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं चाहती। प्लीज थोड़ा इसे मेरे लिए डिफिकल्ट मत बनाओ। डोंट मेक दिस डिफिकल्ट फॉर मी। जैसे नाइफ मैंने नहीं, उन्होंने पकड़ा हो। मैंने अपने सॉमरविल वाले एक बेडरूम अपार्टमेंट को देखा जिसे मैंने 6 इयर्स से अपना होम बनाया था। वो सेकेंड हैंड काउच जिसे मैंने खुद रिअपहोल्स्टर किया था, हिस्ट्री टेक्स्ट्स और लेसन प्लान से भरी बुकशेल्व्स, वो छोटा सा किचन जहां मैं रोज सुबह 5:03 लंच पैक करती थी क्योंकि मैं कैफेटेरिया प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस लाइफ से उन्हें एम्बैरेसमेंट होती थी। आई अंडरस्टैंड, मैंने कहा। ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली बाहर निकल आए। 10 साल की प्रैक्टिस से घिसकर बिल्कुल स्मूथ हो चुके थे। मैं तब भी समझ गई थी जब वो मेरा बर्थडे भूल गई थी, लेकिन विवियन के लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। मैं तब भी समझ गई थी जब मेरे डिपार्टमेंट चेयर बनने का फैमिली डिनर पर जिक्र तक नहीं हुआ, जबकि विवियन के नए ऑफिस पर 20 मिनट्स का डिस्कशन चला था। मैं तब भी समझ गई थी जब क्रिसमस कार्ड वाली फैमिली फोटो में मुझे इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि फोटोग्राफर 4 से ज्यादा लोगों के एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा था। आई अंडरस्टैंड। ये 2 सबसे एक्सपेंसिव वर्ड्स थे जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे थे। गुड। मॉम की वॉइस में रिलीफ साफ महसूस हुआ। मुझे पता था तुम रीजनेबल रहोगी। यू ऑलवेज आर। हमने गुड बाय कहा और मैंने फोन रख दिया। कुछ देर तक मैं खामोशी में बैठी खिड़की से आखिरी लाइट को ढलते हुए देखती रही। डेस्क पर मार्कस थॉम्पसन का एसे पड़ा था, जिसके वर्ड्स डिग्निटी और फेयर ट्रीटमेंट के बारे में मेरी लैम्प के नीचे चमक रहे थे। फिर मैंने अपना लैपटॉप खोला। एक फोल्डर था जिसे मैंने महीनों से टच नहीं किया था। नाम था ग्रैंडमा इलियना। उसके अंदर मार्गरेट कॉल्डवेल, अटॉर्नी एट लॉ का एक ईमेल था, डेटेड नवंबर 20। सब्जेक्ट लाइन था, री एनुअल ट्रस्ट रिव्यू, इलियना मिचेल ट्रस्ट। मैं इसे अवॉइड कर रही थी, उन प्रश्नों से भाग रही थी जिनके आंसर्स ये फैसला मुझसे मांगता। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन 10 सालों में पहली बार उस रात जब मैं सोने गई तो मैं रोई नहीं। मुझे कुछ और ही फील हो रहा था, एक हॉलो स्पेस जहां कभी मेरा पेशेंस हुआ करता था, और उस खालीपन में कुछ नया ग्रो होना शुरू हो चुका था। मंडे को पूरे दिन वो फोन कॉल मेरे माइंड में रीप्ले होता रहा। मैं अपनी 3rd पीरियड क्लास के सामने खड़ी होकर ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन पैट्रिसिया मिचेल की वॉइस हर वर्ड के पीछे एको कर रही थी। योर करियर चॉइस माइट सेंड द रॉन्ग मैसेज। मैं इन स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक कोलैप्स के बारे में पढ़ा रही थी कि कैसे फैमिलीज सब कुछ खो देती थी, और मेरी अपनी फैमिली मेरी सैलरी को अपने लिए शेम मानती थी। मिस मिचेल, एक हाथ उठा। जस्मीन राइस जूनियर, माइंड से एकदम शार्प। आप ठीक हैं? यू सीम काइंड ऑफ समवेयर एल्स। मैंने एक फोर्स्ड स्माइल दी। बस यही सोच रही थी जस्मीन की हिस्ट्री खुद को कैसे रिपीट करती है, समटाइम्स इन वेज वी डोंट एक्सपेक्ट। उस रात मैंने साइलेंस की प्राइस कैलकुलेट की। अगर मैं इस एक्सक्लूजन को एक्सेप्ट कर लेती, अगर मैं बस सिर हिलाकर एक अच्छी इनविजिबल डॉटर की तरह घर पर बैठी रहती, तो आगे क्या होता? ईस्टर पर थोड़ा डायरेक्ट की फैमिली आ रही है, मे बी यू शुड सिट दिस वन आउट। विवियन की वेडिंग पर, इट्स अ स्मॉल सेरेमनी, वेरी एक्सक्लूसिव, यू अंडरस्टैंड। फ्यूचर हॉलीडेज, बर्थडेज, फ्यूनरल्स, मेरी अपनी फैमिली के माइलस्टोन्स मेरे बिना होते रहते। मैं अपनी ही हिस्ट्री में एक गोस्ट बन जाती। लेकिन फाइनेंशियल स्टेक्स भी बहुत रियल थे। मेरी मदर पहले ही मुझसे जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने का प्रेसिडेंट सेट कर चुकी थी। विवियन की एंगेजमेंट पार्टी के लिए $3000, पिछले साल फादर की फिशिंग बोट रिपेयर के लिए $2500 का लोन जो कभी रीपे नहीं हुआ, न कभी उसका जिक्र हुआ। हमेशा यही जताया जाता था कि चूंकि मैं अनमैरिड और चाइल्डलेस हूँ, तो मेरी मनी एक तरह से कम्युनल प्रॉपर्टी है। अगर मैं अब भी साइलेंट रहती तो ये रिक्वेस्ट्स और बड़ी होती जाती, और मैं सिर्फ इसलिए पे करती रहती क्योंकि एक फैमिली डिसअपॉइंटमेंट अपनी उस टेबल पर सीट पाने के लिए यही करती है जहां वैसे भी उसका वेलकम नहीं है। रात के 9 बजे के आसपास मेरा फोन बस हुआ। मेरे फादर हैरोल्ड का टेक्स्ट आया था।
स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी थैंक्स गिविंग के लिए। तुम्हारी मदर का कहना है कि इसी में सबकी भलाई है। आई लव यू। मैं काफी देर तक उन वर्ड्स को घूरती रही। हैरोल्ड मिचेल, 63 ईयर्स ओल्ड, रिटायर्ड अकाउंटेंट, अपनी वाइफ के फैसलों पर उम्र भर चुपचाप तमाशा देखने वाला इंसान। उन्होंने आज तक एक बार भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया था। तब भी नहीं जब मुझे अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा जाता था, न तब जब मेरी अचीवमेंट्स को अनदेखा कर दिया जाता था, और न ही तब जब मेरी मदर मुझे सैकड़ों तरीकों से नीचा महसूस कराती थी। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं, जैसे बिना किसी एक्शन के बस प्यार बोल देने का कोई मतलब होता हो। मैंने रिप्लाई नहीं किया। इसके बजाय मैंने अपना लैपटॉप खोला। मार्गरेट कॉल्डवेल का वो ईमेल मेरे इनबॉक्स में किसी दूसरी ही दुनिया से आए लिफाफे की तरह पड़ा हुआ था। मेरी ग्रैंडमदर इलियनर 2 साल पहले 85 की उम्र में गुजर गई थी। मेरे पूरे परिवार में वही एक इंसान थी जिन्होंने मुझे सच में समझा था। जब मैंने अपने मास्टर्स प्रोग्राम से ग्रेजुएशन किया था तो मेरे पेरेंट्स ने बस एक कार्ड भेजा था, जबकि दादी 3 घंटे की ड्राइव करके मुझसे मिलने आई थी। जब मुझे मेरी पहली टीचिंग जॉब मिली तो वो मुझे डिनर पर ले गईं और कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। और जब मैंने फैमिली गैदरिंग्स में खुद के जरा भी न दिखने का दर्द उनके सामने बांटा था तो उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा था, थोड़ा, तुम इनविजिबल नहीं हो, तुम बस ऐसे लोगों से घिरी हो जिन्होंने देखना छोड़ दिया है। उनके जाने के बाद ही मुझे समझ आया कि वो मेरे लिए क्या कर गई थी। मैंने मार्गरेट के ईमेल पर क्लिक किया। डियर मिस मिचेल, हमारे एनुअल रिव्यू के मुताबिक इलियनर मिचेल रिवोकेबल ट्रस्ट के पास फिलहाल 15,247,891.33 डॉलर्स की एसेट्स हैं। सोल ट्रस्टी होने के नाते ट्रस्ट डॉक्यूमेंट के सेक्शन 4.2 के तहत डिस्ट्रीब्यूशंस पर पूरा अधिकार आपका है। प्लीज 1 सेंट दिसंबर तक आने वाले फिस्कल ईयर के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंशंस कंफर्म करें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स को मॉडिफाई करना चाहती हैं या कोई कंडीशंस जोड़ना चाहती हैं तो इसे फिस्कल डेडलाइन से पहले दस्तावेज में जोड़ना होगा। मैं आपकी सुविधा के हिसाब से मिलने के लिए अवेलेबल हूँ। बेस्ट रिगार्ड्स, मार्गरेट कॉल्डवेल, कॉल्डवेल एंड एसोसिएट्स। 15,247,891.33 डॉलर्स। विवियन इसकी इकलौती बेनिफिशियरी थी और मैं इसकी सोल ट्रस्टी, वो इंसान जो तय करती कि ये पैसा कब, कैसे और मिलेगा भी या नहीं। मेरी ग्रैंडमदर ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। अपनी आखिरी बातचीत में उन्होंने मुझसे कहा था, विवियन बुरी नहीं है थोड़ा, बस उसने कभी किसी चीज की कीमत समझना सीखा ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे सिखाओ। यही एक तरीका है जिससे वो समझेगी। मैंने 2 इयर्स तक ये सीक्रेट छिपाकर रखा था। मैंने किसी को नहीं बताया था, न अपने पेरेंट्स को, न विवियन को, किसी को भी नहीं। आधा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फैमिली का रिश्ता मुझसे पैसों के दम पर रहे, और आधा इसलिए क्योंकि मैं उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब, अपने उस अंधेरे अपार्टमेंट में बैठकर, जहां से मुझे थैंक्स गिविंग डिनर से सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया था ताकि मेरी टीचिंग जॉब मेरी सिस्टर को उसके अमीर बॉयफ्रेंड के सामने नीचा न दिखा दे, मैंने दोबारा सोचना शुरू किया। ये बदला नहीं था। ग्रैंडमा इलियनर की मंशा बदला लेने की नहीं थी, और न ही मैं ऐसा चाहती थी। ये बात थी सीमाओं की, अकाउंटेबिलिटी की, और अपनी ही फैमिली में बिना किसी बात की माफी मांगे सिर उठाकर जीने के हक की। मैंने लैपटॉप बंद किया और खिड़की के बाहर शहर की जलती बुझती लाइट्स को देखा। 2 साल से ये राज सीने में दबा रखा था और अब लग रहा था कि इसे बाहर लाने का टाइम आ गया है। थैंक्स गिविंग डे आ गया। दमघोटू, ठंडा और स्लेटी सा दिन, जैसा अक्सर नवंबर की उन दोपहरों में होता है जब आपका दिल करता है कि कर्टन्स खींच लें और दुनिया को भूल जाएं। आदत के मुताबिक मेरी नींद सुबह 7 बजे ही खुल गई। छुट्टियों में भी मेरे अंदर का टीचर अलार्म से पहले ही जाग जाता था। मैंने अपने छोटे से किचन में कॉफी बनाई, उठती हुई भाप को देखा और खुद को उस फैमिली गैदरिंग के बारे में सोचने से रोकने की कोशिश की जो मुझसे 15 मील दूर मेरे बिना हो रही थी। दोपहर 12 बजे तक मैंने 32 एसेज ग्रेड कर लिए थे। 3 बजे तक मैंने अपने पूरे बुकशेल्फ को हिस्टोरिकल पीरियड्स के हिसाब से फिर से सेट कर दिया था, और शाम 5 बजे तक मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि चाहे मैं कितना भी काम कर लूं, सीने के उस खालीपन को नहीं भरा जा सकता था। मैंने अपने लिए अकेले का डिनर तैयार किया। माइक्रोवेवेबल टर्की ब्रेस्ट, इंस्टेंट मैश्ड पोटैटोज, कैन्ड क्रैनबेरी सॉस। अपनी पूरी लाइफ का सबसे उदास थैंक्स गिविंग मील।
मैंने काउंटर पर खड़े खड़े ही खाना खाया क्योंकि उस छोटी सी टेबल पर बैठकर खाना अकेले इंसान के लिए कुछ ज्यादा ही औपचारिक लग रहा था। रात 8:47 बजे मेरा फोन फ्लैश हुआ। विवियन का टेक्स्ट था, साथ में एक फोटो। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग सिस। डरक को डिनर बहुत पसंद आया। ही सेड, आवर फैमिली इज सो पुट टुगेदर। लॉल। इमेज में मेरी पूरी फैमिली मेरे पेरेंट्स की महोगनी डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठी मुस्कुरा रही थी। वही टेबल जो ग्रैंडमा एलेना ने उन्हें 30 साल पहले दी थी। पैट्रिसिया सबसे आगे चेहरे पर चमचमाती स्माइल लिए बैठी थी। हैरोल्ड थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे पर मुस्कुरा रहे थे, और विवियन एक महंगे स्वेटर पहने डार्क हेयर वाले इंसान के बगल में चमक रही थी। वही डार्क हार्टवेल, अंदाजन 4 लोगों की जगह लगी थी और मेरी कुर्सी गायब थी। सो पुट टुगेदर। मैंने फोन नीचे रख दिया, फिर दोबारा उठाकर फोटो को जरा गौर से देखा। मेरी मदर ने वो पर्ल इयरिंग्स पहन रखे थे जो मैंने उनके 60th बर्थडे पर दिए थे, वही जिन्हें देखकर उन्होंने कहा था कि ये सिंपल पर बहुत खास है। विवियन ने कैशमियर रैप ओढ़ रखा था जो मेरे 1 महीने के रेंट से भी महंगा था, और पीछे साइड बोर्ड पर साफ दिख रहा था मेरी दादी का सिल्वर टी सर्विस, वही जो उन्होंने मेरे मरने से पहले मुझे देने का वादा किया था क्योंकि मैं ही इकलौती पोती थी जो उसकी सफाई में उनकी मदद करती थी। मेरी मदर ने उसे अपने पास रख लिया था, ऑब्वियसली रखती ही। रात 9:15 बजे एक और टेक्स्ट आया, इस बार मेरे फादर का। स्वीट हर्ट, आई एम सॉरी। तुम्हारी मदर ने कहा कि यही सबके लिए बेस्ट है। आई लव यू। मैंने 3 अलग अलग रिप्लाईज टाइप किए और फिर डिलीट कर दिए। कहने को बचा ही क्या था, वो बस सॉरी थे, हमेशा की तरह। पर उस सॉरी से डाइनिंग टेबल पर मेरी खोई हुई कुर्सी तो वापस नहीं आ सकती थी। मैंने इसके बजाय रेचल टॉर्स को कॉल लगाया। रेचल मेरे स्कूल में AP इंग्लिश पढ़ाती थी। हमने एक ही साल काम शुरू किया था, साथ में ना जाने कितनी फालतू फैकल्टी मीटिंग्स झेली थीं, और हमारी दोस्ती स्कूल के घटिया कैंटीन की कॉफी और साथ बिताए मुश्किल वक्त की देन थी। उसने 10 सालों से मिचेल फैमिली की कहानियां सुनी थी, और मेरी फैमिली के बाहर सिर्फ वही अकेली इंसान थी जिसे उस ट्रस्ट के बारे में पता था। प्लीज मुझे मत कहना कि तुम अकेली हो, उसने कॉल उठाते ही कहा। मैं अकेली ही हूँ, रेचल। उसकी वॉइस में प्यार और गुस्सा दोनों साफ छलक रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी सिस्टर के घर आ जाओ। मारिया ने पूरी फौज के लायक खाना बनाया था। आई नो, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए था प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस क्या करना? अपनी फैमिली का घटियापन। वो बात तो बरसों पुरानी हो चुकी है। वो एक पल के लिए रुकी। हुआ क्या है? मैंने उसे उस टेक्स्ट, फोटो और उस सजाए गए टेबल के बारे में बताया जहां मेरे लिए कोई जगह नहीं रखी गई थी। रेचल थोड़ी देर खामोश रही। जब वो दोबारा बोली तो उसकी टोन बहुत संभली हुई थी। थोड़ा, तुम कब तक उन्हें अपने साथ ऐसा व्यवहार करने दोगी? मैं नहीं करने देती, तुम करने देती हो। उसकी बात में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक नंगा सच था। तुम उनकी पार्टीज के पैसे देती हो। जब वो बुलाते हैं तुम दौड़ी चली जाती हो। तुम उनके सामने अपने वजूद तक के लिए माफी मांगती हो, और वो छीनते रहते हैं क्योंकि तुम हमेशा देती रहती हो। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। मैं समझ गई थी कि उसका इशारा किस तरफ था। मैं कभी उसे मुहरे की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। आई नो, रेचल बोली, लेकिन मुहरा बनाने में और अकाउंटेबिलिटी तय करने में फर्क होता है। रेचल की वॉइस एकदम धीमी हो गई। तुम्हारी ग्रैंडमदर ने तुम्हें यूं ही ट्रस्टी नहीं बनाया, उन्होंने तुम में कुछ देखा था। मे बी अब वक्त आ गया है कि तुम भी वो देख सको। कॉल कटने के बाद मैं देर तक अपने लैपटॉप के सामने बैठी रही। फिर मैंने वो फोल्डर खोला, मार्गरेट कॉल्डवेल का ईमेल एक बार फिर पढ़ा और उस अटैचमेंट पर क्लिक किया जिससे मैं महीनों से बच रही थी। ट्रस्ट डॉक्यूमेंट पूरे 47 पेजेस का था। जब मार्गरेट ने पहली बार इसे भेजा था तब मैंने इसे पढ़ा तो था, लेकिन उस वक्त दुख और यकीन न होने के कोहरे में वो लीगल लैंग्वेज आपस में उलझ कर रह गई थी। पर अब मैंने खुद को फोकस करने पर मजबूर किया। सेक्शन 4.2 पैराग्राफ 1, ट्रस्टी के पास बेनिफिशियरी को दिए जाने वाले किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइमिंग, अमाउंट और कंडीशंस तय करने का सोल और एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन होगा। सोल डिस्क्रेशन, एब्सोल्यूट। मुझे विवियन का वो टेक्स्ट याद आया। डरक लव्ड द डिनर। ही सेड, आवर फैमिली इज सो पुट टुगेदर
मुझे उस खाली कुर्सी का ख्याल आया जिसका वजूद ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे लिए वहां जगह रखी ही नहीं थी। और फिर मुझे अपनी दादी की वॉइस याद आई जो उन्होंने मरने से 2 महीने पहले मुझसे कही थी, एक दिन तुम समझोगी थोड़ा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना, एक दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और जब वो दिन आए तो याद रखना तुम बेबस नहीं हो, तुम कभी नहीं थी। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। मैं आज रात कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन 2 साल में पहली बार मैं यह दिखावा करना बंद करने के लिए तैयार थी कि ये ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। मेरी दादी ने मुझे एक चाबी दी थी। सवाल बस यह था कि क्या मैं आखिरकार इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। फ्राइडे मॉर्निंग 29 नवंबर को जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास एक प्लान था, रिवेंज का नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था और ग्रैंडमा इलियना भी ये कभी नहीं चाहती, लेकिन यह फैसला क्लैरिटी के लिए था। अपनी फैमिली से बरसों तक सिर्फ दुत्कार सहने के बाद मुझे ये ठीक से समझना था कि आखिर मेरे हाथ में क्या है। मैंने सुबह 9 बजे मार्गरेट कॉल्डवेल के ऑफिस में कॉल मिलाया। मिस मिचेल, उनकी वॉइस में वही सधा हुआ प्रोफेशनलिज्म था जो सैकड़ों परिवारों को संपत्ति और मातम के बीच संभालने वाले वकील का होता है। मैं सोच ही रही थी कि आपका कॉल कब आएगा। फिस्कल डेडलाइन मंडे को है। आई नो, अगर हो सके तो मैं आज ही मिलना चाहती हूँ। थोड़ा सा पॉज। आई कैन मेक दैट वर्क। 2 बजे आ जाइए। उनका ऑफिस बैक बे में था, एक पुराना कन्वर्टेड ब्राउनस्टोन जिसमें पीतल की फिटिंग्स और लेदर चेयर्स लगी थी। मार्गरेट कॉल्डवेल 58 साल की थी, सफेद बाल, और उनके चेहरे पर एक ऐसा शांत अधिकार था जो आपको एहसास दिलाता था कि चाहे आपकी दुनिया टूट भी रही हो, सब कुछ संभाल लिया जाएगा। वो 20 साल से मेरी दादी की अटॉर्नी थीं। उन्होंने मुझे कॉफी का कप थमाया और मेज पर ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स फैला दिए। चलिए बेसिक्स रिव्यू कर लेते हैं, वो बोली। आपकी ग्रैंडमदर ने इलियना मिचेल रिवोकेबल ट्रस्ट मार्च 2022 में बनाया था, अपनी डेथ से लगभग 8 महीने पहले। ट्रस्ट के पास कई एसेट्स हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैम्ब्रिज में एक रेंटल प्रॉपर्टी जिसकी टोटल वैल्यू फिलहाल $15 मिलियन से थोड़ी ही ऊपर है, और विवियन इसकी सोल बेनिफिशियरी है। करेक्ट। लेकिन आप बतौर ट्रस्टी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को कंट्रोल करती हैं। मार्गरेट ने येलो कलर से हाईलाइट किए हुए सेक्शन 4.2 पर उंगली रखी। यह ज्यादातर ट्रस्टीज को मिलने वाले अधिकार से कहीं बड़ा डिस्क्रेशन है। इलियना इस बात को लेकर बहुत साफ थीं। वो चाहती थीं कि टाइमिंग, अमाउंट्स और कंडीशंस पर पूरा अधिकार आपका हो। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो चाहती हैं विवियन चीजों की कीमत समझे। मार्गरेट ने धीरे से सिर हिलाया। आपकी ग्रैंडमदर और मेरी उनकी दोनों पोतियों को लेकर बहुत बार बातें हुई थीं। वो विवियन से प्यार करती थीं, लेकिन वो चिंतित थीं। उन्हें लगता था कि विवियन को हर चीज बहुत आसानी से दे दी गई, उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ हुई और उसे कभी भी मेहनत या आभार सीखने की नौबत ही नहीं आने दी गई। उन्हें लगा कि पैसा उसे सिखाएगा, और उन्हें लगा कि तुम उसे सिखाओगी। पैसा तो बस एक जरिया था। मार्गरेट की नजरें मुझसे मिलीं। इलियना ने मुझसे कहा था, थोड़ा पूरे परिवार में अकेली ऐसी इंसान है जिसके पास ना कहने का जिगरा है और उस ना को प्यार से कहने का दिल है। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। मैंने कागजात की तरफ देखा। 47 पन्नों की कानून की भाषा, जिसके अंदर छुपा था मेरी दादी का मुझ पर अटूट भरोसा। एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास कई रास्ते हैं। मार्गरेट ने एक अलग शीट निकाली। आप स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑथराइज कर सकती हैं। विवियन फिलहाल हर साल 200,000 तक के लिए एलिजिबल है। आप डिस्ट्रीब्यूशन को अगले साल के लिए डेफर कर सकती हैं। आप उसमें कंडीशंस जोड़ सकती हैं, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, या फिर आप पूरे डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल को ही बदल सकती हैं। और अगर विवियन इनमें से किसी फैसले को कोर्ट में चैलेंज करे तो वो कोर्ट जा सकती है। लेकिन इलियना की लिखी लैंग्वेज एकदम एटाइट है। जब तक आप गलत इरादे से या अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ काम ना करें, आपका फैसला अनचैलेंजेबल है। मार्गरेट पीछे टिककर बैठ गईं। आपकी ग्रैंडमदर ने काफी पैसा खर्च किया था यह इंश्योर करने के लिए। मुझे थैंक्स गिविंग का वो टेक्स्ट याद आया, बिना किसी खाली कुर्सी वाली वो फैमिली फोटो और वो सिल्वर टी सर्विस जो मेरा होना चाहिए था। मैं आज ही कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैंने कहा, लेकिन मंडे से पहले मैं अपने सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ लेना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स,
मार्गरेट ने कागज समेटते हुए कहा। एक और बात है, आपकी ग्रैंडमदर ने आपके लिए ट्रस्ट से अलग एक पर्सनल बिक्वेस्ट भी छोड़ा था, $50,000, बिना किसी शर्त के। मुझे लगता है आप इसका इस्तेमाल चैरिटेबल डोनेशंस के लिए करती रही हैं। द बीकॉन हिल विंटर चैरिटी गाला। मैं पिछले 2 सालों से डोनेट कर रही हूँ। हाँ, मैंने वो रिकॉर्ड्स देखे हैं। आप वहाँ एक फाउंडिंग डोनर के रूप में लिस्टेड हैं। उन्होंने मुझे एक एनवलप थमाया। यह पिछले हफ्ते आया था, इस साल के इवेंट का आपका इनविटेशन। मैंने उसे खोला। भारी कार्ड स्टॉक, उभरे हुए अक्षरों में लिखा हुआ। अंदर एक बैच था जिस पर सोने के अक्षरों में मेरा नाम छपा था, थोरा मिचेल, फाउंडिंग डोनर। गाला कल रात ही था, सैटरडे, नवंबर 30, हैरिंगटन प्लाजा के ग्रैंड बॉलरूम में। ब्लैक टाई इवेंट, जिसमें बोस्टन के 500 अमीर बिजनेसमैन और नामचीन लोग आने वाले थे। वही इवेंट जहां विवियन और डारक एक कपल के रूप में समाज में अपनी एंट्री मारने वाले थे। मुझे टाइमिंग का अंदाजा नहीं था। मैंने धीरे से कहा। मार्गरेट का चेहरा शांत रहा, पर उनकी आंखों में एक चमक आई। जिंदगी के पास मौकों को रचने के अजीब तरीके होते हैं, मिस मिचेल। मैंने अपने हाथों में उस बैज को देखा। 2 सालों से मैं इस गाला में गुमनाम बनकर जाती रही, चुपचाप एंट्री करती, डोनेशन देती और किसी के सवाल पूछने से पहले ही निकल आती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फैमिली को इस बारे में पता चले। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी का ये हिस्सा उनके तानों का हथियार बने, लेकिन वो मुझे अपने लिए एक शर्मिंदगी समझते थे। इतने मामूली टीचिंग जॉब वाला कि उनके थैंक्स गिविंग टेबल पर बैठने लायक न हो, इतना लो स्टेटस की डायरेक्ट हार्टवेल से न मिल सके। और कल रात मैं उसी रूम में कदम रखने वाली थी जहां वो होंगे, और मेरे पास एक ऐसा बैज होगा जिसे वो पैसों से भी नहीं खरीद सकते थे। मिस कॉल्डवेल, मैंने कहा, मैं मंडे मॉर्निंग फिस्कल डेडलाइन से पहले एक और मीटिंग रखना चाहूंगी। मुझे लगता है तब तक मुझे और क्लैरिटी आ जाएगी। वो मुस्कुराई। पूरी दोपहर में पहली बार मैंने उनके चेहरे पर एक असली स्माइल देखी थी। मुझे भी यही लगता है, मिस मिचेल। मैं उनके ऑफिस से बाहर ठंडी नवंबर की हवा में निकल आई। वो फाउंडिंग डोनर बैज मेरी पर्स में सुरक्षित रखा था। 10 सालों में पहली बार मुझे लगा कि मुझे किसी भी कमरे में कदम रखने के लिए किसी से इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ एक पल के लिए रुकना पड़ेगा। अगर आपके साथ भी कभी आपकी ही फैमिली ने ऐसा बर्ताव किया है जैसे आप उनके लिए मौजूद ही न हो, अगर आपको भी कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनों के बीच किसी एक को चुनना पड़ा है, तो नीचे कमेंट्स में इनफ टाइप करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उस गाला में क्या हुआ, तो लाइक बटन दबाइए और देखते रहिए। बिलीव मी, आगे जो होने वाला है वो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। अब वापस कहानी पर आते हैं। फ्राइडे 29 नवंबर को शाम 4:23 मेरे घर की घंटी बजी। मैं किसी की उम्मीद नहीं कर रही थी। रेचल वीकेंड के लिए अपनी सिस्टर के यहाँ गई हुई थी, और मेरी कोई बहुत बड़ी सोशल लाइफ तो थी नहीं। मैंने पीप होल से बाहर झांका और मेरा दिल बैठ गया। बाहर पैट्रिसिया मिचेल खड़ी थीं। उनके एक तरफ विवियन और दूसरी तरफ मेरे फादर। मेरी मादर के चेहरे पर वही जल्दबाजी और हक जताने वाला भाव था जो उनकी हर मांग में हुआ करता था। मैंने दूर खोला। थोड़ा। मेरी मादर बिना इजाजत का इंतजार किए मुझे धक्का देकर अंदर घुस आईं। हमें दादी के ट्रस्ट के बारे में बात करनी है। वो शब्द मुझ पर ठंडे पानी की तरह गिरे। उन्हें पता चल गया था। किसी तरह उन्हें भनक लग गई थी। आपको कैसे पता चला? डायरेक्ट के फाइनेंशियल एडवाइजर से। विवियन ने हमारी मदर के पीछे अंदर आते हुए चिल्लाकर कहा। उसने हमारी फैमिली का बैकग्राउंड चेक करवाया था। उसकी लेवल के बंदे के लिए ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। उसने ये बात ऐसे कही जैसे इससे सब कुछ जायज हो जाता हो, जैसे मेरी प्राइवेसी में दखल देना अमीर लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार हो। सोचो मुझे कितनी हैरानगी हुई होगी जब उसने $15 मिलियन के ट्रस्ट का जिक्र किया जिस पर मेरा नाम था। एक ऐसा ट्रस्ट जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था। हैरोल्ड सबसे आखिर में अंदर आए और पीछे से दूर बंद कर लिया। उनके चेहरे पर वही अजीब सी घबराहट थी जो घर में हंगामा होने पर हमेशा होती थी, पर वो बोले कुछ नहीं। वो कभी बोलते ही नहीं थे। तुम ट्रस्टी हो? विवियन की आवाज तेज हो गई। तुम? एक टीचर जो मुश्किल से साल के 50,000 कमाती है। 58? वॉटएवर। वो हंसी, वही चुभती हुई, नीचा दिखाने वाली हंसी जो मुझे बचपन से याद थी।
ये जरूर कोई गलती है। ग्रैंड माँ तुम्हें किसी भी इम्पोर्टेंट चीज का इंचार्ज कभी नहीं बनाती। मेरी मदर ने अपना हाथ उठाकर विवियन को एक इशारे से चुप करा दिया। पैट्रिसिया मिचेल ने समाज की सीढ़ियां चढ़ने में 30 साल यूं ही नहीं बिताए थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कब करना है। थोड़ा स्वीट हर्ट। उनकी टोन बदल गई, अब बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी। वही वॉइस जो वो पैसे मांगते वक्त इस्तेमाल करती थी। आई एम श्योर ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। एस्टेट के मामले बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन हम फैमिली हैं और फैमिली को ये सब मिलकर हैंडल करना चाहिए। मतलब आपको हैंडल करना चाहिए, मतलब हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ग्रैंडमा की ख्वाहिशों की पूरी इज्जत हो। उन्होंने अपने पर्स से एक फोल्डर निकाला। मैंने अपने अटॉर्नी से कागजात बनवा लिए हैं ताकि ट्रस्टी का रोल मुझे ट्रांसफर हो जाए। सच कहूं तो यही सबसे समझदारी भरा तरीका है। मुझे फाइनेंसेस मैनेज करने का अनुभव है और नहीं। वो एक शब्द हवा में तैरने लगा, साफ, सीधा और अटल। पैट्रिसिया ने अपनी पलकें झपकाईं। आई एम सॉरी, नहीं, मैं उस पर साइन नहीं करूंगी। थोड़ा रीजनेबल बनो। ग्रैंडमा इलियना ने मुझे चुना था। मैंने अपनी आवाज को एकदम स्थिर रखा, मुश्किल स्टूडेंट्स को संभालने के 10 सालों के तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए। उनके पास लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे जिन्होंने उनकी मेंटल कॉम्पिटेंसी को कंफर्म किया था, और 2 विटनेसेस थे। यह ट्रस्ट लीगली बाइंडिंग है और सही तरीके से तैयार किया गया है। विवियन एक कदम आगे बढ़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुम्हें पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। तुम बच्चों को क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ाती हो। तुम काम पर जाने के लिए बस पकड़ती हो। और तुम अपने बॉयफ्रेंड की कंपनी में मार्केटिंग में काम करती हो क्योंकि उसने तुम पर एहसान करके तुम्हें हायर किया था। मैंने उसे झिझकते हुए देखा। मुझे तुम्हारे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में सब पता है विवियन। या यूं कहूं कि इंटरव्यू न होने के बारे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इनफ। पैट्रिसिया का डिप्लोमैटिक मुखौटा उतर गया। थोड़ा, तुम बहुत सेल्फिश हो रही हो। ये पैसा विवियन के फ्यूचर के लिए है, उसकी वेडिंग के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। क्या तुम अपनी बहन की खुशियों के बीच में रोड़ा बनना चाहती हो? मैं किसी चीज के बीच में नहीं आ रही हूँ। मैं बस वही कर रही हूँ जो दादी ने मुझसे करने को कहा था। मेरी मदर की आंखें सिकुड़ गईं। और वो क्या है एग्जैक्ट? यह इंश्योर करना कि पैसा जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो। मेरी बिल्डिंग के हॉलवे की दीवारें बहुत पतली थीं। 4B वाली मिसेस पैटरसन ने अब तक अपना दूर पक्का खोल लिया होगा और हर एक शब्द सुनने की कोशिश कर रही होंगी। मैं उन्हें दोपहर के टॉक शो से कहीं ज्यादा बेहतर एंटरटेनमेंट दे रही थी। विवियन को शायद दर्शक की मौजूदगी का एहसास हो गया था, क्योंकि उसकी वॉइस एक फुसफुसाहट में बदल गई। तुम हमें फिर से एम्बैरस कर रही हो। तुम्हारी आदत ही यही है। तुमने मेरी एंगेजमेंट पार्टी में भी हमें एम्बैरस किया था, वो डिपार्टमेंट स्टोर वाली ड्रेस पहनकर आकर। अगर हम तुम्हें थैंक्स गिविंग पर आने देते तो तुम वहां भी हमें एम्बैरस करती। और अब तुम यह नाटक करके हमें एम्बैरस कर रही हो कि तुम एक लेसन प्लान से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज मैनेज कर सकती हो। मैंने उन सभी मौकों के बारे में सोचा जब मैंने ऐसे ताने चुपचाप सहे थे। मेरी ड्रेस की बेइज्जती, मेरे करियर को नकारा जाना, और ये जताने की लगातार कोशिश कि मेरा वजूद उनके लिए एक मुसीबत था जिसे जितना हो सके छुपा कर रखना चाहिए। फिर मैंने अपनी दादी के हाथ के स्पर्श के बारे में सोचा, उनकी वॉइस जो कह रही थी, तुम बेबस नहीं हो, तुम कभी नहीं थी। आपको अब जाना चाहिए, मैंने कहा। थोड़ा, मेरी मदर ने बात शुरू करनी चाहिए। मैं कल रात गाला में आऊंगी। मैंने ये कहने की प्लानिंग नहीं की थी, पर वो शब्द बहुत साफ तरीके से बाहर निकल आए। अगर आप ट्रस्ट के बारे में बात करना चाहती हैं तो हम वहीं करेंगे। विवियन हंसी। तुम गाला में इनवाइटेड ही नहीं हो। एक्चुअली मैं हूँ। मैंने अपने पर्स में हाथ डाला जो एंट्री टेबल पर रखा था, और वो बैज बाहर निकाला। क्रीम कलर के कार्ड स्टॉक पर सोने के अक्षर। फाउंडिंग डोनर। मैं पिछले 2 सालों में $50,000 डोनेट कर चुकी हूँ। वो मुझे हर नवंबर एक VIP इनविटेशन भेजते हैं। अपनी लाइफ में पहली बार मैंने अपनी मदर का वो घमंड पूरी तरह टूटते हुए देखा। उनका मुंह खुला, बंद हुआ और फिर खुला। यह पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के पास सारा रिकॉर्ड है, आप जाकर वेरीफाई कर सकती हैं। विवियन ने मेरे हाथ से वो बैज छीन लिया और उसे ऐसे घूरने लगी जैसे उसमें आग लग जाएगी।
तुम्हें $50,000 कहाँ से मिले? ग्रैंड माँ इलियना, उन्होंने मेरे लिए एक पर्सनल रिक्वेस्ट छोड़ा था, ट्रस्ट से बिल्कुल अलग। मैंने वो बाज वापस ले लिया और उसे संभालकर जेब में रख लिया। वो उन सामाजिक कामों में विश्वास रखती थीं, जिन्हें यह ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है। मैंने उनकी यादों का सम्मान किया। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वो बहुत गहरा था। मैंने 32 साल उस इनविजिबल बेटी के रूप में बिताए थे, वो बेइज्जत करने वाला करियर चॉइस, वो कुर्सी जिसकी कोई कीमत नहीं थी। और सिर्फ 30 सेकंड्स में मैंने वो सब कुछ उलट दिया था जो वो मेरे बारे में सोचते थे। पैट्रिसिया ने सबसे पहले खुद को संभाला। उनकी वॉइस खिंची हुई लेकिन कंट्रोल थी। ठीक है, फिर हम कल गाला में ही इस बारे में टॉक करेंगे। हम करेंगे। वो दूर की तरफ मुड़ी और फिर रुकी। थोड़ा, तुम जो कर रही हो उसके बारे में बहुत ध्यान से सोच लेना। फैमिली ही सब कुछ होती है। आई नो। मैंने उनके लिए दरवाजा खोल दिया। इसीलिए मैंने 10 साल उस फैमिली का हिस्सा बनने की कोशिश में बिता दिए। वो एक एक करके बाहर निकल गए। पैट्रिसिया सबसे पहले, विवियन मुझे नफरत भरी नजर से घूरते हुए, और हैरोल्ड पीछे पीछे, जिनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। जैसे ही मेरे फादर पास से गुजरे, वो थोड़ा झिझके। थोड़ा, अभी नहीं डैड। उन्होंने एक बार सिर हिलाया और बाकी लोगों के पीछे चले गए। मैंने दूर बंद किया और हॉलवे में उनके कदमों की आवाज को धीमा होते हुए सुना। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर डर से नहीं। कल रात मैं उस बॉलरूम में कदम रखने वाली थी। मैं अपनी फैमिली के साथ उसी कमरे में खड़ी होने वाली थी, एक ऐसे इवेंट में जिसे वो अपना इलाका समझते थे। और पहली बार वो मुझे उस रूप में देखने वाले थे जो मैं असल में थी। वो निराश करने वाली बेटी नहीं जिसे उन्होंने खुद गढ़ा था, बल्कि वो औरत जिस पर मेरी दादी ने भरोसा किया था। द बीकॉन हिल विंटर चैरिटी गाला हैरिंगटन प्लाजा के ग्रैंड बॉलरूम में रखा गया था, एक ऐसी जगह जो आम लोगों को छोटा और अमीर लोगों को बहुत महान महसूस कराने के लिए डिजाइन की गई थी। क्रिस्टल शैंडलियर्स 500 मेहमानों पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे, जो डिजाइनर गाउन्स और टेलर टक्सीडोज में सजे थे। एक टिकट की मिनिमम डोनेशन $2000 थी। माहौल में बस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, फिलैंथ्रोपी और प्रॉपर्टी वैल्यूज की ही बातें गूंज रही थीं। मैं सैटरडे, नवंबर 30 को शाम 7:15 बजे पहुंची। मैंने क्लियरेंस सेल से $200 में खरीदी हुई एक सिंपल ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन मेरी छाती पर लगा वो बैज, थोड़ा मिचेल, फाउंडिंग डोनर, उस कमरे में मौजूद हर एक गहने से ज्यादा चमक रहा था। VIP एंट्रेंस मुख्य दरवाजे से अलग था। स्टाफ के एक मेंबर ने मेरी क्रेडेंशियल्स चेक की, गर्मजोशी से मुस्कुराया और मुझे स्टेज के पास रिसेप्शन एरिया की तरफ भेज दिया। मिस मिचेल, आपके लगातार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड ने खास तौर पर मुझे आपको अपना आभार जताने के लिए भेजा है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मेरी दादी आपके मिशन पर बहुत विश्वास रखती थीं। मैंने शैंपेन का एक ग्लास लिया और भीड़ के बीच से गुजरने लगी, फाउंडेशन स्टाफ के लोगों से बातचीत करते हुए जो डोनर रिपोर्ट से मेरा नाम पहचानते थे। 2 सालों से मैं इन इवेंट्स में चुपचाप आती थी, देर से पहुंचती थी, जल्दी निकल जाती थी और अटेंशन से बचती थी। आज रात अलग थी। आज रात मैं छुपने के मूड में नहीं थी। मैंने उन्हें शाम 7:32 बजे बॉलरूम के दूसरे कोने में देखा। पैट्रिसिया एमरल्ड ग्रीन रंग के ड्रेस में, हैरोल्ड अपने किराए के टक्सीडो में असहज दिखते हुए, और विवियन एक सिल्वर गाउन में चमकती हुई, जिसकी कीमत शायद मेरी एक महीने की सैलरी से भी ज्यादा थी। उसके बगल में डार्क हार्टवेल खड़ा था, लंबा, डार्क बालों वाला, और उसके चलने में एक ऐसे इंसान का बेफिक्र कॉन्फिडेंस था जिसने अपनी लाइफ में कभी किसी बिल की चिंता नहीं की थी। उन्होंने अभी तक मुझे नहीं देखा था। वो पूरे कमरे में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे थे। विवियन का हाथ डायरेक्ट के बाजू पर था। वो बड़े कार्यक्रमों में महत्वाकांक्षी लोगों वाला सोशल नाटक कर रहे थे। मैं स्टेज के पास ही रुकी रही और एक फाउंडेशन बोर्ड मेंबर से एजुकेशन फंडिंग के तरीकों पर बात करती रही। ये सब बहुत सरल लग रहा था। एक तरफ मैं ग्रांट प्रपोजल्स डिस्कस कर रही थी और दूसरी तरफ अपनी फैमिली को मुझे नजरअंदाज करने का नाटक करते हुए देख रही थी, एक ऐसे कमरे में जहां मेरे नाम की कीमत उनमें से किसी से भी ज्यादा थी। शाम 7:48 बजे डायरेक्ट की नजर मेरे बैज पर पड़ी। मैंने वो पल खुद देखा। वो कमरे में मौजूद बड़े डोनर्स को स्कैन कर रहा था, जैसा कि सफल बिजनेस लोग अक्सर करते हैं,
तभी उसकी नजर मेरी छाती पर पड़े उस बैज पर टिक गई, खास तौर पर उन सुनहरे अक्षरों पर जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, फाउंडिंग डोनर। उसने विवियन से कुछ कहा। उसने मेरी तरफ देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन डायरेक्ट पहले ही मेरी तरफ बढ़ चुका था, विवियन का हाथ पकड़े हुए। उसे बड़े डोनर्स को एक्नॉलेज करने की आदत थी। यह उसकी बेसिक नेटवर्किंग थी, और उसकी टीम ने जो बैकग्राउंड चेक करवाया था उसमें मेरी दान पुण्य की आदतें शामिल नहीं थीं। एक्सक्यूज मी। मेरे पास आते ही उसने हाथ बढ़ाया। आई एम डेरेक हार्टवेल। मुझे नहीं लगता हम पहले मिले हैं, लेकिन मैं फाउंडेशन को आपके सपोर्ट के लिए पर्सनली थैंक यू कहना चाहता था। आपका कंट्रीब्यूशन अद्भुत रहा है। पास से देखने पर वो सुंदर था, महंगे कपड़े, बढ़िया स्टाइल, वही खानदानी अमीरी की चमक, लेकिन उसकी आंखें समझदार थीं, और जब उसने मुझसे हाथ मिलाया तो उसकी पकड़ में एक ईमानदारी थी। थैंक यू। आई एम थोरा मिचेल। नाम सुनते ही उसके चेहरे के रंग बदले, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हुई। उसने विवियन की तरफ एक नजर देखा और दिमाग में हिसाब किताब लगाने लगा। मिचेल, उसने धीरे से दोहराया। विवियन की बड़ी बहन। यस। वो विवियन की तरफ मुड़ा, जिसका चेहरा अब पीले से गहरा स्लेटी हो चुका था। तुमने तो कहा था कि तुम फाउंडिंग डोनर वाले बैज वाली महिला को नहीं जानती। मैं नहीं जानती थी। विवियन की आवाज अटक गई। मैंने पहले इन्हें पहचाना ही नहीं। लाइटिंग ऐसी थी। लाइटिंग। डायरेक की टोन काफी ठंडी हो गई। तुम्हारी बहन ने उस फाउंडेशन को $1,00,000 से ज्यादा डोनेट किए हैं, जिसे मैं सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ, और तुम इन्हें पहचान भी नहीं पाई। आसपास के मेहमानों का ध्यान हमारी तरफ जाने लगा था। हमारी बात बहुत तेज नहीं थी, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज सब बयां कर रही थी। तभी पैट्रिसिया अचानक विवियन के पास प्रकट हुई। उनका सोशल रडार मुसीबत को भांप चुका था। डायरेक, डार्लिंग, कितना बढ़िया इवेंट है। क्या तुमने ऑक्शन वाले आइटम्स देखे? मिसेस मिचेल। डायरेक की आवाज अभी भी तमीजदार थी, पर अंदर से कुछ बदल चुका था। मैं बस आपकी बेटी को उनके दान के लिए धन्यवाद दे रहा था। मुझे पता चला कि यह 2 सालों से फाउंडिंग डोनर हैं। पैट्रिसिया की मुस्कान वहीं जम गई। मेरी बेटी। थोरा। उसने मेरी तरफ इशारा किया। ये हर साल $50,000 डोनेट करती हैं। यह हमारे कई VIP टिकट होल्डर्स के कुल योगदान से भी ज्यादा है। मुझे अंदाजा नहीं था। पैट्रिसिया की बात अधूरी रह गई। 2 दिनों में दूसरी बार उनका घमंड चकनाचूर हुआ था। आपको अंदाजा नहीं था कि आपकी बेटी इतनी बड़ी दानवीर है। इंटरेस्टिंग। डायरेक मेरी तरफ मुड़ा। मिस मिचेल। थोरा, आई अपोलोजाइज। मुझे बताया गया था कि मिचेल फैमिली आज रात आ रही है, लेकिन आपका नाम नहीं लिया गया था। मेरा नाम अक्सर नहीं लिया जाता। वो शब्द मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गए, पर वो सच थे, और मैं अब सच को छिपाने से थक चुकी थी। डायरेक। विवियन ने उसके बाजू पर पकड़ मजबूत की। यह फैमिली बिजनेस है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है? उसकी आवाज सख्त हो गई। तुम्हारी बहन यहाँ उस सम्मान के साथ खड़ी है जिससे साफ है कि वो सालों से इस मिशन को गंभीरता से ले रही हैं। और 15 मिनट पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुमने इन्हें कभी देखा ही नहीं। डायरेक, प्लीज। और क्या क्या छुपाया है तुमने मुझसे? तभी एक नई आवाज बातचीत में शामिल हुई, शांत, रोबदार और एकदम सही समय पर। थोरा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम आज रात यहाँ होगी। मार्गरेट कॉल्डवेल एक नीले रंग के गाउन में आई थी। उनके चांदी जैसे बाल करीने से बंधे थे। उन्होंने डायरेक को देखते ही सिर हिलाया। मिस्टर हार्टवेल, हमेशा की तरह आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे उम्मीद है कि हम मंडे मॉर्निंग को मिल रहे हैं। एनुअल रिव्यू के सिलसिले में काफी बातें करनी हैं। डायरेक का ध्यान तुरंत वहीं गया। रिव्यू? मार्गरेट हल्का सा मुस्कुराई। मिस मिचेल मेरी सबसे खास क्लाइंट्स में से एक हैं। ये एक बड़ा ट्रस्ट बहुत जिम्मेदारी से संभालती हैं। फिर वो पैट्रिसिया की तरफ मुड़ी। आपकी मादा ने बहुत सही फैसला लिया था, मिसेस मिचेल। इलियना मिचेल ट्रस्ट बहुत सुरक्षित हाथों में है। हमारे ग्रुप के आसपास का माहौल अचानक बर्फ सा ठंडा हो गया। थोड़ा ट्रस्ट संभालती हैं। डायरेक ने मुझसे विवियन की तरफ देखा। वो ट्रस्ट जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसे वकील संभाल रहे हैं। विवियन का चेहरा अब पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा एग्जैक्ट? मैं अपनी बहन को शब्द ढूंढते हुए देख रही थी।
सफाई देने का कोई ऐसा तरीका ढूंढते हुए जिससे वो झूठी या बेवकूफ न लगे। पर उसे कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है, मैंने शांति से कहा, कि आप दोनों को काफी बातें करनी हैं। एक्सक्यूज मी। मैं मुड़कर जाने लगी, पर डायरेक्ट की आवाज ने मुझे रोक लिया। मिस मिचेल। थोड़ा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे का वो बनावटी नकाब उतर चुका था। आज रात जो भी कंफ्यूजन हुआ और आपकी फैमिली में जो भी चल रहा है, उसमें मेरी वजह से जो भी हुआ हो, उसके लिए आई अपोलोजाइज। आपको नहीं पता था? नो, पर अब समझ आ रहा है। उसने विवियन की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जिसमें किसी अपने का असली चेहरा सामने आने का गहरा मलाल था। मैंने उन्हें वहीं 500 लोगों के बीच छोड़ दिया और बार की तरफ बढ़ गई। मेरे हाथ स्थिर थे, दिल शांत था। अपनी जिंदगी में पहली बार मैं उन लोगों के सामने खड़ी थी जिनकी मेरा परिवार इज्जत करता था, और उन्हें मुझे साफ साफ देखने पर मजबूर होना पड़ा था। पासा पलटा नहीं था, पूरी तरह उखड़ चुका था। अरे वाह, मुझे पता है आप अभी क्या सोच रहे हैं। थोड़ा मजा आ गया, या शायद विवियन के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए था। कमेंट करके बताओ कि आप किसकी साइड पर हो, और अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा बाजी पलटने वाला मोमेंट आया है तो मुझे जरूर बताओ। लाइक बटन दबा दो अगर आपको भी उस बॉलरूम वाली टेंशन महसूस हुई हो। क्लाइमैक्स आपको हैरान कर देगा। चलिए, कहाँ थे हम? मुझे मार्गरेट कॉल्डवेल नीलाम वाले टेबल्स के पास मिली। वेल, उन्होंने बिना देखे कहा। यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक था। मैंने यह प्लान नहीं किया था। नहीं, सबसे बेहतरीन आमना सामना कभी प्लान नहीं होता। वो मेरी तरफ मुड़ी। मेरे ऑफिस में कुछ कागजात तैयार हैं। आज रात के बाद क्या आपको अपने इरादे साफ महसूस हो रहे हैं? मैंने अपनी दादी की आवाज के बारे में सोचा, थैंक्स गिविंग की उस फोटो के बारे में जिसमें मेरे लिए कुर्सी नहीं थी, और विवियन के उस चेहरे के बारे में जब डारू को सच पता चला। मैं डिस्ट्रीब्यूशन को 12 महीनों के लिए रोक देना चाहती हूँ। मार्गरेट ने बिना हैरान हुए सिर हिलाया। किस आधार पर? बेनिफिशियरी की समझदारी के आधार पर। सेक्शन 4.2 मुझे पैसों की समझ को ध्यान में रखने का हक देता है। मैं चाहती हूँ कि पैसे मिलने से पहले विवियन एक सर्टिफाइड पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स पूरा करे। यह आपके अधिकार में है। उन्होंने अपने छोटे पर्स से एक नोटपैड निकाला। और क्या? मैं डायरेक्ट हार्टवेल को इस ट्रस्ट के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। उनका रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उन्हें पूरा सच जानने का हक है। ये भी जायज है। सच से कभी ईमानदार लोग दूर नहीं भागते, और मैं ट्रस्टी का पद किसी को ट्रांसफर नहीं कर रही हूँ। मैं वैसे ही संभालूंगी जैसे दादी चाहती थी। मार्गरेट ने कुछ नोट्स बनाए। मैं मंडे मॉर्निंग तक पेपर तैयार रखूंगी। थैंक यू। उन्होंने मुझे देर तक देखा। इलियना को तुम पर बहुत गर्व होता। इसलिए नहीं कि तुम अपनी बहन को सबक सिखा रही हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आखिरकार उस ताकत का इस्तेमाल कर रही हो जो उन्होंने तुम्हें दी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, कदमों की आहट आई। विवियन अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उम्मीद है तुम्हें सुकून मिल गया होगा। उसकी आवाज धीमी पर जहरीली थी। डायरेक्ट सब कुछ फिर से सोचना चाहता है। सगाई, शादी, सब कुछ तुम्हारी वजह से। नहीं, मैंने अपनी आवाज शांत रखी। तुम्हारे फैसलों की वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से। मैं तो बस उस कमरे में मौजूद थी जब सच सामने आया। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने बस एक गलतफहमी दूर की। अगर तुम्हारी जिंदगी उस झूठ पर टिकी थी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तुम। वो शब्द ढूंढने लगी। उसकी हिम्मत टूट रही थी। तुम हमेशा मुझसे जलती थी, हमेशा, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ और तुम बस एक मामूली टीचर। मैं उसके करीब गई और धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए ये नहीं कर रही हूँ विवियन। ग्रैंडमा इलियना तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी कि तुम्हें ये मनी मिले, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि तुम एक ऐसी इंसान बनो जो इसे डिजर्व करे। आई डिजर्व इट नाउ। तो फिर प्रूव करो। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स खत्म करो। दिखाओ कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकती हो। 12 महीने बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फिर से बात करेंगे। उसका चेहरा गुस्से में ऐंठ गया। तुम शर्तें रख रही हो। तुम मुझे मेरी ही इनहेरिटेंस के लिए चक्कर कटवा रही हो। मैं बस वही कर रही हूँ जो हमारी दादी ने मुझसे करने को कहा था।
मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली। तुमने अपनी लाइफ में कभी कुछ खुद अर्न नहीं किया है विवियन। मे बी अब वक्त आ गया है कि तुम सीखो। आई हेट यू। वो शब्द बहुत कड़वे और बच्चों जैसे निकले। आई एक्चुअली हेट यू। मुझे पता है कि इससे मुझे जितना दर्द होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मेरा जॉब तुम्हें मुझसे प्यार करवाना नहीं है। मेरा जॉब दादी की ख्वाहिशों की इज्जत करना है और मैं वो करूंगी, चाहे तुम मुझसे हेट करो या ना करो। विवियन ने मुझे देर तक घूरा, फिर मुड़ी और बिना एक शब्द कहे वहां से चली गई। तभी अंदाजे के मुताबिक मेरी मदर मेरे पास पहुंची। थोड़ा। पैट्रिसिया का डिप्लोमेटिक मुखौटा वापस चेहरे पर आ चुका था, लेकिन किनारों से दरारें साफ दिख रही थीं। तुम हद से आगे बढ़ चुकी हो। क्या सच में? अपनी सिस्टर को सब मेहमानों के सामने नीचा दिखाना, उसके रिलेशनशिप के बीच में आना, फैमिली ऐसा नहीं करती। नो। मैंने अपना सिर हिलाया। और किसी को थैंक्स गिविंग से सिर्फ इसलिए बंद कर देना क्योंकि उसकी जॉब से फैमिली एम्बैरस हो सकती है। क्या फैमिली ऐसा करती है? वो अलग बात थी। कैसे? पहली बार पैट्रिसिया के पास कोई जवाब नहीं था। मॉम, मैंने शांति से कहा, मैं आज रात यहाँ कोई जंग शुरू करने नहीं आई थी। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया था। मुझे पहचाना गया क्योंकि मैं सालों से इस फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। ग्रैंडमा इलेना की वैल्यूज की इज्जत कर रही हूँ, जबकि आप लोग मुझे एक एम्बैरसमेंट समझकर दुत्कारते रहे। आज रात जो भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने और विवियन ने सच छुपाना और झूठ बोलना चुना। थोड़ा। मैं ही ट्रस्टी रहूंगी। पैसों तक पहुंचने से पहले विवियन को शर्तों को पूरा करना ही होगा। और अब मैं यह ढोंग करना बंद कर रही हूँ कि मेरे साथ नजरअंदाज करने वाला बर्ताव करना सही है। तुम चाहती क्या हो हमसे? इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। इसलिए नहीं कि यह अचानक आया था, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार उनकी बात सच्ची लग रही थी। रिस्पेक्ट, मैंने कहा, पैसों या स्टेटस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने 32 साल आपके टेबल पर एक कुर्सी पाने की कोशिश में बिता दिए और अब बस, या तो मैं इस फैमिली का हिस्सा जैसी हूँ वैसे ही हूँ, वरना मैं इसका हिस्सा हूँ ही नहीं। मेरे फादर हमारी बातों के किनारे पर आकर खड़े हो गए, हमेशा की तरह हिचकिचाते हुए। हैरोल्ड, पैट्रिसिया बोलने लगी, वो सही कह रही है। हम दोनों मुड़कर उन्हें घूरने लगे। वो सही कह रही है, उन्होंने दोहराया। उनकी आवाज सालों में पहली बार इतनी मजबूत लग रही थी। हमने थोरा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इलियना ने यह देखा था, मैंने भी देखा था, और मैंने कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। आई एम प्राउड ऑफ यू, स्वीट हार्ट। मुझे यह बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। मुझे अपनी आवाज पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने बस सिर हिला दिया। मेरी मदर ने हम दोनों के बीच देखा, हिसाब लगाया और फिर से सब कुछ समझा। मैंने देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो फैमिली डायनामिक्स जिसे वो दशकों से कंट्रोल कर रही थी, अब अचानक डगमगा चुका था। हमें चलना चाहिए, उन्होंने आखिरकार हैरोल्ड का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये जगह सही नहीं है। नो, मैं मान गई, ये जगह सही नहीं है। मैं रात 10:47 बजे गाला से बाहर निकली। ठंडी नवंबर की रात में कदम रखते हुए वो बैज अभी भी मेरी ड्रेस पर लगा था। डॉमिन ने कैब बुलाई और मुझे सच्चे आदर के साथ MS मिचेल कहकर बुलाया। मुझे जीत का एहसास नहीं हो रहा था, नहीं कोई घमंड था, मुझे बस आजादी महसूस हो रही थी। असर 48 घंटे के अंदर ही दिखने लगा। डार्क हार्टवेल ने संडे मॉर्निंग को विवियन से कह दिया कि उसे सोचने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। मंडे आफ्टरनून तक उनकी एंगेजमेंट अनिश्चितकाल के लिए टल गई। ऑफिशियली कैंसिल नहीं हुई, पर अधर में लटक गई, जो खुद में बहुत कुछ बयां कर रही थी। अमीरों के बीच अफवाहों की तरह ये खबर उनके पूरे सोशल सर्कल में जंगल की आग की तरह फैल गई। हार्टवेल कैपिटल का वो गोल्डन कपल अब मुसीबतों में घिर चुका था। ट्यूसडे तक कंपनी में विवियन की पोजीशन बहुत अजीब हो गई। उसे निकाला नहीं गया। डार्क ऐसे मामलों में बहुत समझदार था, पर उसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज तलाशने की सलाह दी गई जो उसके लॉन्ग टर्म करियर गोल से मैच करती हों। आसान भाषा में कहें तो उसकी मौजूदगी वहां सबके लिए अटपटी हो चुकी थी। 3 दिसंबर को उसने अपना डेस्क खाली कर दिया। पूरे हफ्ते मेरी मदर को उनकी सहेलियों के कॉल्स आते रहे। हेंडरसन्स, कैस्टेलानोस, मॉरिसन वाइट्स।
सब चिंता जताने और सपोर्ट देने के लिए कॉल कर रहे थे, जो कि असल में उस थैंक्स गिविंग स्कैंडल की हर चटपटी डिटेल जानने का जरिया मात्र था, जो अब पूरे विंटर गाला का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। ये स्टोरी हर तरफ फैली हुई है, वेंसडे को कॉफी पीते हुए रेचल ने बताया। मैंने कल अपने डेंटिस्ट के ऑफिस में इसके 3 अलग अलग वर्जन सुने। कोई बता रहा था कि एक बहन को थैंक्स गिविंग से बाहर निकाला गया और फिर वो सबसे बड़ी डोनर बनकर सामने आ गई। डिटेल्स अलग हैं, पर अंत सबका एक ही है। क्या अंत? यही कि जिस एम्बैरसिंग बेटी को सब कम समझते थे, वो सबकी सोच से कहीं ज्यादा शानदार निकली। रेचल मुस्कुराई। लोग अंडरडॉग की कहानी बहुत पसंद करते हैं, थोड़ा खास तौर पर जब सबूत साथ में हो। कानूनी फैसला मंडे मॉर्निंग 2 दिसंबर को मार्गरेट कॉल्डवेल के ऑफिस में हुआ। मैंने सुबह 9:15 बजे डिफरल डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। कानूनी शब्द एकदम सटीक थे। एलियना मिचेल इरिवोकेबल ट्रस्ट से बेनिफिशियरी विवियन मिचेल को मिलने वाले फंड्स अगले 12 महीनों के लिए रोक दिए जाएंगे, जब तक कि वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफाइड पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा न कर ले। ये शर्त कोई सजा नहीं थी। यह बिल्कुल वही कदम था जो ट्रस्टीज अक्सर उन युवा बेनिफिशरीज पर लागू करते हैं जो पैसों की समझदारी साबित नहीं कर पाते। सच कहूं तो कागजात को नोटरी करते हुए मार्गरेट बोली, आपकी दादी भी इस मामले को बिल्कुल ऐसे ही संभालती। वो सजा देने में यकीन नहीं रखती थी, वो सुधार चाहती थी। उम्मीद है विवियन भी इसे इसी तरह देखे, शायद वक्त के साथ समझ जाए। टाइम नजरिए बदल देता है। मार्गरेट ने सारे कागजात एक फोल्डर में डाले। एक और बात, डरक हार्टवेल के असिस्टेंट ने कल मेरे ऑफिस में कांटेक्ट किया था। वो आपसे अकेले में मिलना चाहता है। कोई दबाव नहीं है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, पर उसने आपकी फैमिली सिचुएशन को बेहतर समझने में अपनी सच्ची दिलचस्पी जताई है। मैंने इस बारे में सोचा, मैं सोचूंगी इस बारे में। उस दोपहर मेरे फादर का एक ईमेल आया। 3 पन्नों का लंबा ईमेल था। शायद सालों में हैरोल्ड मिचेल ने किसी को इतना लंबा पत्र लिखा था। उन्होंने 32 सालों की अपनी खामोशी के लिए माफी मांगी। उन्होंने माना कि मेरी मादा का मेरे साथ बर्ताव बहुत गलत था और उनका चुप रहना उस जुल्म में उनका साथ देना ही था। उन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए, न ही माफी की भीख मांगी। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर मैं उन्हें एक मौका दूं तो वो एक बेहतर पिता बनना चाहते हैं। मैंने उसे 3 बार पढ़ा और फिर फैमिली नाम के एक फोल्डर में सेव कर दिया। विवियन का जवाब 5 दिसंबर को एक टेक्स्ट के जरिए आया। ठीक है, मैं तुम्हारा वो बेवकूफाना कोर्स करूंगी, पर मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगी। मैंने रिप्लाई किया, मुझे थैंक यू नहीं, परिणाम चाहिए। प्रोग्राम के लिए ऑल द बेस्ट। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर 2 दिन बाद मार्गरेट ने उसके एडमिशन की पुष्टि कर दी। इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो 15 जनवरी से लोकल कम्युनिटी कॉलेज में शुरू हो रहा था। 12 हफ्तों की क्लास। ये साबित करने की दिशा में उसका पहला कदम था कि वो उस संपत्ति को संभाल सकती है जो हमारी दादी उसके लिए छोड़ गई थी। 8 दिसंबर को बोस्टन सोसाइटी ब्लॉग पर एक खबर छपी, गुमनाम तरीके से, लेकिन साफ पता चल रहा था कि जानकारी गाला में मौजूद लोगों से ही मिली है। थैंक्स गिविंग का वो ड्रामा जिसने विंटर गाला को हिला कर रख दिया। उस खबर में हमारी कहानी बिल्कुल सच सच छापी गई थी। मेरे परिवार को नीचा दिखाते हुए मुझे एक ऐसी शांत दानवीर के रूप में दिखाया गया जो सही वक्त पर अंधेरे से बाहर आई थी। मुझे ये सब पब्लिक होना बहुत पसंद नहीं आया, पर अखबार में सच को छपा देखकर जो सुकून मिला उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता था। 10 दिसंबर को मुझे फाउंडेशन बोर्ड की तरफ से एक ईमेल मिला। डियर मिस मिचेल, हमारे मिशन के प्रति आपकी अटूट निष्ठा को देखते हुए हम आपको अपनी एडवाइजरी काउंसिल में शामिल होने का न्योता देना चाहते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपका नजरिया और सामाजिक कार्यों के प्रति आपका ये समर्पण हमारी रणनीतियों के लिए बेहद कीमती साबित होगा। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रस्ताव पर विचार करेंगी। बेस्ट रिगार्ड्स, द बीकॉन हिल फाउंडेशन बोर्ड। मैं अपने उसी छोटे से अपार्टमेंट के किचन टेबल पर बैठी ये ईमेल पढ़ रही थी जिसे मेरा परिवार शर्मनाक समझता था। बच्चों को इतिहास और समाज के बदलावों के बारे में पढ़ाकर आने के बाद उस रात मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी अब दूसरों के इशारों पर नहीं, बल्कि मेरी अपनी शर्तों पर लिखी जा रही थी। शायद मुझे लग रहा था कि जिंदगी का पहिया आखिरकार पहली बार मेरी तरफ घूम रहा था। दिसंबर 21, क्रिसमस से ठीक 4 दिन पहले और उस गाला के पूरे 3 हफ्ते बाद।
मेरे अपार्टमेंट में खाने की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। रोसमेरी चिकन, रोस्टेड वेजिटेबल्स और काउंटर पर ठंडी हो रही वो पाई जो रेचल लेकर आई थी। हालांकि उसका दावा था कि उसे बेकिंग बिल्कुल नहीं आती। हमने मेरी छोटी सी टेबल को दीवार से सटा दिया था ताकि 6 चेयर्स के लिए जगह बन सके। रेचल, मेरे स्कूल के 2 कोलीग्स, रेचल की फैमिली से मरिया और मेरे फादर, सिर्फ मेरे फादर। पैट्रिसिया ने शामिल होने के लिए 2 बार कॉल किया था, पर मैंने दोनों बार मना कर दिया। अभी नहीं मॉम, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। कितना टाइम? मैं बता दूंगी। उन्होंने कोई बहस नहीं की। इस बात ने ही मुझे सबसे ज्यादा एहसास कराया कि पिछले 3 हफ्तों में हमारी फैमिली के रिश्ते कितने बदल चुके थे। हैरोल्ड शाम 5:30 बजे पहुंचे। उनके हाथ में वाइन की एक बॉटल थी और चेहरे पर एक हिचकिचाती हुई उम्मीद। वो पहले कभी मेरे अपार्टमेंट पर नहीं आए थे। 10 सालों में मेरी फैमिली से कोई भी यहाँ नहीं आया था। ये बहुत प्यारा है, वो मेरी किताबों, तस्वीरों और उन छोटी छोटी चीजों को देखते हुए बोले जिन्होंने इस जगह को मेरा घर बनाया था। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। थैंक्स, डैड। वो डिनर अधूरा होकर भी बहुत खूबसूरत था। रेचल ने हमारे टीचिंग के पहले साल के मजेदार किस्से सुनाए। मारिया ने बहस संभाली कि सबसे बढ़िया पाई क्रस्ट कैसे बनता है। मेरे साथी शिक्षक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की शिकायतें करते रहे। मेरे फादर बोलने से ज्यादा सुनते रहे, पर जब भी उन्होंने बात रखी, उनकी बातें बहुत समझदारी भरी और प्यार भरी थीं। एक पल के लिए टेबल के पार से उनकी नजर मेरी नजर से मिली और उन्होंने बिना आवाज के बस होठों से कहा, थैंक यू। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हम दोनों ही ये सीखना शुरू कर रहे थे कि ये रिश्ता अब कैसा दिख सकता था। एक ऐसा रिश्ता जो अनदेखी के बजाय ईमानदारी की नींव पर टिका हो। विवियन का टेक्स्ट रात 7:45 बजे आया। मैरी क्रिसमस, थोड़ा। मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने फादर को वो मैसेज दिखाया। उन्होंने उसे 2 बार पढ़ा, फिर फोन मुझे वापस थमा दिया। वो सच कह रही है, वो बोले। उसने बताया था कि यह कोर्स उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल है, पर वो मेहनत कर रही है। ये तो अच्छी बात है। उसने मुझसे पूछा था कि क्या तुम उसे कभी माफ करोगी। मैंने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। माफी की बात ही नहीं है डैड, बात ट्रस्ट की है, और ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ये बात तो सही है। मैंने विवियन को रिप्लाई भेजा, मैं देख सकती हूँ। मैरी क्रिसमस। 3 शब्द, न कोई बहुत बड़ा दिलासा, न कोई खास अपनापन, बस एक एहसास कि मैंने उसकी बात सुन ली है। एक दरवाजा जो बस थोड़ा सा खुला छोड़ दिया गया था। सब मेहमानों के जाने के बाद, हालांकि रेचल मेरे मना करने के बावजूद बर्तन धोने में मदद करने के लिए रुकी रही, मैं अपने शांत अपार्टमेंट में अकेली बैठी रही। खिड़की पर लगाई गई क्रिसमस लाइट्स को देखती रही। पिछले 1 महीने ने मुझे वो सब सिखा दिया था जो मुझे सालों पहले सीख लेना चाहिए था, कि सीमाएं तय करना कोई सजा नहीं है, वो खुद का बचाव है। अपने साथ होने वाले गलत बर्ताव को ना कहना स्वार्थ नहीं, बेहद जरूरी है। आप लोगों से प्यार कर सकते हैं और फिर भी उनके दिए दर्दों को सहने से इनकार कर सकते हैं। मेरी दादी यह बात अच्छी तरह समझती थीं। उन्होंने मुझे खुद को बचाने के रास्ते दिए थे, ये जानते हुए कि उस हिम्मत को जुटाने में मुझे वक्त लगेगा। तुम बेबस नहीं हो, उन्होंने मुझसे कहा था। तुम कभी नहीं थी। तब मैंने उन पर यकीन नहीं किया था, पर आज मुझे यकीन था। फाउंडेशन का न्योता मेरी कॉफी टेबल पर रखा था। मैंने उसे एक्सेप्ट करने का फैसला किया, इसलिए नहीं कि मुझे किसी बड़े नाम या पहचान की भूख थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फैसला सही लग रहा था। अपनी दादी की सोच को आगे बढ़ाना, अपनी परिवार की कड़वाहट से परे किसी बड़े काम का हिस्सा बनना और साथ में पढ़ाना। मैं पढ़ाना जारी रखूंगी, इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये काम मेरे लिए मायने रखता था। क्योंकि जब भी मार्कस थॉम्पसन जैसा कोई स्टूडेंट एक बेहतरीन ऐसे लिखता था या जस्मीन राइस जैसा कोई तीखा सवाल पूछता था, तो मुझे याद आ जाता था कि मैंने इस रास्ते को क्यों चुना था। मेरी यह मामूली टीचिंग जॉब कभी भी समस्या नहीं थी। समस्या वो लोग थे जो किसी इंसान की कीमत उसकी छाप से नहीं, बल्कि उसकी जेब से नापते थे। मैंने अपना फोन निकाला और डायरेक्ट हार्टवेल के असिस्टेंट को एक ईमेल टाइप किया। मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, किसी न्यूट्रल जगह पर कॉफी के लिए। आप अपना टाइम बता दीजिए। उसे ये जानने का पूरा हक था कि वो किस परिवार में शामिल होने जा रहा था या किससे दूर जा रहा था। वो जो भी फैसला लेता,
कम से कम वो सच के आधार पर होता। उस रात मैंने सबसे आखिरी काम ये किया कि थैंक्स गिविंग की उस फैमिली फोटो को देखा जो विवियन ने मुझे भेजी थी। 4 मुस्कुराते हुए चेहरे और बिना किसी खाली कुर्सी के। मैंने उसे डिलीट नहीं किया, मुझे जरूरत भी नहीं थी। वो फोटो अब मेरी कहानी नहीं थी, वो तो मेरे परिवार के उस रूप का सबूत थी जो अब खत्म हो चुका था, क्योंकि मैंने उस अपमान को सहना बंद कर दिया था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मुझे कोई पछतावा है, तो मेरा जवाब बहुत साफ होगा, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। बस काश मैंने ये कदम थोड़ा पहले उठा लिया होता। और यही मेरी कहानी है। अगर आपको भी कभी अपने अपनों के सामने एक लकीर खींचनी पड़ी है या आप ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। कमेंट्स में मुझे अपने विचार जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। मेरे साथ यहाँ बने रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, आप ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं।